हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के CS सिलेबस के दूसरे सैंपल पेपर के बारे में। ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक सैंपल पेपर पूरी तरह से डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर लिया है और ये है हमारा सेकेंड सैंपल पेपर। इसे भी हम पूरी तरह से डिस्कशन के साथ क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको जो है टोटल 2 सेक्शन मिलने वाले हैं। एक सेक्शन ए मिलेगा और एक सेक्शन बी मिलेगा। और सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे यानी कि लगभग आपको 15 क्वेश्चंस होंगे जो मैंडेटरी होंगे। और ये 15 क्वेश्चन चाहे वो सीएस के स्टूडेंट हो चाहे वो आईपी के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए कंपलसरी होता है। लेकिन मतलब सेक्शन ए से आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं और ये जितने 15 के 15 क्वेश्चंस सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और आईपी के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए कॉमन होते हैं, दोनों को देना होता है। जबकि सेक्शन बी से B1 जो होता है वो होता है सीएस के स्टूडेंट के लिए और B2 जो होता है वो आईपी के स्टूडेंट के लिए होता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं किसके लिए, सीएस स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन ए जो है वो दोनों के लिए कॉमन है और चूंकि ये वीडियो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, हम सेक्शन बी के सिर्फ B1 सेक्शन को ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 क्वेश्चंस हम सेक्शन ए से 15 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और सेक्शन बी से यानी कि आपके लिए सीएस के स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन B1 होगा। सेक्शन B1 में आपको टोटल कितने दिए जाएंगे, 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 25 का आंसर देना है। यानी कि सेक्शन ए से आपको 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी से आपको 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 40। फुल मार्क्स है 200, मतलब एक क्वेश्चन आपको है 5 मार्क्स का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है, ठीक है, वो क्या कहता है कि व्हेन इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, यानी कि कब जो है वो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये पाइथन के फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन है। तो कहता है व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन ओनली इफ सम कंडीशन दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इज सेटिस्फाइड और ऑलवेज। तो याद रखिएगा, कभी भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्वेश्चन आए तो ये सेक्शन जो होता है, यानी कौन सा सेक्शन, फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है। यानी फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और एल्स ब्लॉक और कौन लास्ट वाला होता है, फाइनली ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक होते हैं, मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं। फर्स्ट होता है ट्राई ब्लॉक, ठीक है, दूसरा होता है कैच ब्लॉक, ठीक है, तीसरा होता है एल्स ब्लॉक और चौथा होता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक में उन कोडिंग को रखते हैं, उस कोडिंग को रखते हैं जिसमें एरर आने की संभावना है। अगर एरर आता है तो ट्राई जो है अपने उस एरर को, कैच को थ्रो कर देता है, फेंक देता है, ठीक है। अगर ट्राई में एरर नहीं आता है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है और फाइनली को एरर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखिएगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए ट्राई ब्लॉक में आपको जब भी पूछे, सॉरी फाइनली ब्लॉक में जब भी पूछे कि कब एग्जीक्यूट होता है तो इट एग्जीक्यूट्स ऑलवेज। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड डेफ शो ट्राई। ट्राई के अंदर ये रिटर्न 1 जो लिखा हुआ इंडेंटेशन गलत है, इसका इंडेंटेशन ट्राई के अंदर होगा। वैसे ही फाइनली ब्लॉक भी इसी फंक्शन के अंदर, यानी सारे जो है फंक्शन के अंदर होंगे और इन सब का इंडेंटेशन जैसे ये होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं स्पष्ट सही तरीके से लिख दूं, डेफ शो, ठीक है। इसमें आपका ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप यहां लिख रहे हैं रिटर्न 1 और यहां है आपको फाइनली ब्लॉक। फाइनली में आप क्या लिख देते हैं, रिटर्न व्हाट 2। ये आपका सेक्शन हो गया कौन सा, फंक्शन का। और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन से बाहर निकल के k इक्वल टू शो, फंक्शन को आपने कॉल कर दिया और फिर आप यहाँ क्या कर देते हैं, k की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ये क्वेश्चन इंडेंटेशन अगर हम सही कर देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो देखिए आपको पता है कि कभी भी कोई भी फंक्शन जब कॉल होता है सीधे अपने डेफिनेशन में जाता है। यहाँ आया, यहाँ आते हैं इसको ट्राई ब्लॉक मिला, ट्राई ब्लॉक में रिटर्न 1 है, ठीक है। रिटर्न 1 तो है अग्री, लेकिन फाइनली ब्लॉक भी है। तो अभी आपने तुरंत पढ़ा था ना कि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो रिटर्न 1 होना था, हुआ, बट फाइनली भी एग्जीक्यूट हुआ और रिटर्न क्या हुआ, 2 हुआ। तो जो रिटर्न होता है वो फिर से वहीं लौट के आता है जहां से कॉल किया गया था। यहां से वो कहां चला जाएगा, के में, और इस बार जब के की वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि ट्राई
जो है उसमें एरर आए या ना आए, फाइनली में जो भी कुछ आप लिखते हैं वो 100% एग्जीक्यूट होता ही होता है। इसीलिए फाइनली के अंदर रिटर्न टू था, तो जो भी रिटर्न होता है वह फंक्शन जहां से कॉल किया गया होता है वहां आता है, और वहां से ये कहां चला गया के में, और के की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो टू रिटर्न आया था, तो के में टू स्टोर हुआ, इसलिए टू क्या हो गया, प्रिंट हो गया। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सिंगल कोट्स में 1 इज इक्वल टू 1 is executed, we get a true, we get a false। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, false है, क्योंकि 1 यहाँ कैरेक्टर है और 1 यहाँ क्या है, इंटीजर है। तो क्या कभी इंटीजर जो है वो कैरेक्टर 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दिस विल गिव अस व्हाट, false। याद रखिएगा false कैपिटल यानी कि बूलियन वैल्यू है, ठीक है। सो थर्ड का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड इन पाइथन। इनमें से कौन सा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है, ट्राई बिल्कुल है, क्या एक्सेप्ट बिल्कुल है, फाइनली बिल्कुल है, ये एक्सेप्ट नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट मतलब कुछ होता ही नहीं है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, इसलिए ये गलत है, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इंट, और इंट के अंदर आपने जो वैल्यू दी है वो कैर दी है। देखिए इंट के अंदर आप वैल्यू देते हैं सिर्फ ऐसे 65.43, तो ये सही था, ये 65 आपको आंसर दे देता, ठीक है, इंटीजर सेक्शन से दे देता, लेकिन आपने इसको सिंगल कोट्स में डाल दिया, आपने इसको कैरेक्टर बना दिया। तो इंट फंक्शन कभी भी कैरेक्टराइज आर्गुमेंट लेता ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा आंसर होगा इसका, व्हाट विल द आंसर, द आंसर विल बी व्हाट, वैल्यू एरर। मतलब जो आपने इसमें वैल्यू दी है, हमें जो वैल्यू इस इंट फंक्शन को दिया है आपने, वो वैल्यू क्या दिया है, गलत दिया हुआ है। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, वैल्यू एरर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, in the following query which of the following can be placed in queries blank person to display salary highest to lowest। highest to lowest का मतलब क्या हुआ, descending order है ना, highest to lowest का मतलब क्या हुआ, descending order, okay। and sorting the employee name alphabetically यानी कि ascending order। तो मतलब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, select star from instructor order by salary। जब descending करना है तो यहाँ DESC लिखेंगे, और असेंडिंग करना है तो यहाँ ASC लिखेंगे। अब आंसर मैच कर लीजिए, DESC ASC। सो C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द गिवन क्वेरी कैन बी रिप्लेस्ड विद, यानी ये क्वेरी इनमें से किनके साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1 वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख एंड सैलरी इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 90,000, यानी कि 90,000 से 1 लाख के बीच में जिसकी सैलरी होगी वो आपको ये शो करना चाहता है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1, भैया इंस्ट्रक्टर 1 नाम का तो कोई टेबल ही नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये क्या पाइप साइन है, ये भी गलत है, पाइप साइन तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1, इंस्ट्रक्टर 1, ये भी गलत हो गया। तो अगर ये तीनों गलत है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो चौथा है वही क्या होगा, आंसर सही होगा। वैसे चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेमेशन, अरे ये भी गलत है, तो मतलब हमने ऊपर कुछ गड़बड़ पढ़ लिया क्या। ओके, इंस्ट्रक्टर 1 ही तो है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूं, इंस्ट्रक्टर 1 ही तो है इसका नाम, ठीक है। तो यानी कि ये सही था, ठीक है, ये भी सही है। अब देखते हैं गलती क्या है इसमें। हाँ, तो इसमें क्या गलती निकाल सकते हैं हम, इसमें ये निकाल सकते हैं गलती की इसके लास्ट में सेमीकोलन मिसिंग है ही नहीं सेमीकोलन, ठीक है। इसमें क्या गलती निकला कि इंस्ट्रक्टर के बाद ये पाइप साइन दिया हुआ, ये गलती है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के बाद एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया, ये गलती है। तो बचता क्या है, अब देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1 वेयर सैलरी बिटवीन 90,000 एंड 1 लाख, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना होता है ना। क्वेश्चन काफी आसान होंगे। देखिए आपका टाइम जो है, जो भी टाइम आपको मिला है यहाँ पे, आपको इसको 45 मिनट्स टाइम मिला है ना इसमें, अगर आपको पता होगा सब कुछ तो आराम से 30 मिनट्स में भी खत्म कर लीजिएगा। और देखिएगा हमारी ये वीडियो भी 45 मिनट से पहले खत्म हो जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से याद रखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ 9th, a huge collection of the information or data accumulated from several different sources is known as dash। यानी कि accumulated मतलब एक जगह इकट्ठा करना। तो जब डेटा को बहुत सारी जगहों से आप इकट्ठा करके एक जगह रखते हो तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा वेयरहाउस। याद रखिएगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कॉपीज ऑफ सेम डेटा ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेसेस मल्टीपल प्लेसेस। जब एक ही तरह के डेटा को मल्टीपल जगहों पे रखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं,
तो दैट इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या था? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, एक ही डेटा को अलग 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 जगहों पे रखना, राइट। सो 10th का आंसर डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट। बस मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को हमेशा एक ही जवाब देना है, स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इज नॉट अ लेजिटिमेट चैनल, यानी कौन सा इसमें से जो है वो ट्रांसमिशन डायरेक्शन होता ही नहीं है। सिंप्लेक्स होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, फुल ड्यूप्लेक्स होता है, डबल ड्यूप्लेक्स नाम की कोई श्रेणियां होती ही नहीं है। अब सिंप्लेक्स क्या होता है समझिए। सिंप्लेक्स का मतलब हुआ कि आपको या तो सिर्फ डेटा को रिसीव करने की परमिशन है, या तो आपको डेटा को सिर्फ सेंड करने की परमिशन, यानी कि आप या तो सिर्फ सुन सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो, या सिर्फ बोल सकते हो, यही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सुन भी सकते हो बोल भी सकते हो, नहीं। सिंप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन, एक ही तरफ से कम्युनिकेशन जाएगी, चाहे आप भेज सकते हो डेटा को, या तो डेटा को रिसीव कर सकते हो, दोनों नहीं कर पाओगे। हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, बात करते हैं, अपनी बात करके ओवर टू यू कहते हैं, यानी कि जब एक तरफ से कोई बोल रहा हो तो दूसरा वाला सुनेगा, और जब दूसरा वाला बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाफ ड्यूप्लेक्स। और फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जांपल जैसे मोबाइल फोन से हम बात करते हैं, हम दोनों एक साथ बोल सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फुल ड्यूप्लेक्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पैरिटी बिट्स क्या होता है? तो पैरिटी बिट्स हमेशा एरर चेकिंग के लिए यूज होता है। अगर आप नेटवर्किंग का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि पैरिटी बिट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर चेकिंग एरर्स। 14th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। कभी भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो तो हम हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो जमीन के नीचे जो यूजुअली रखा जाता है, बिछाया जाता है, तो जमीन के नीचे अगर बिछाया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आता ही नहीं, आएगा ही नहीं, जमीन के नीचे कैसे आएगा? तो दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द राइट आंसर, ठीक है। Now let's move to the 15th question. A collection of hyperlinked document on the internet forms the World Wide Web. Yes. हाइपरलिंक मतलब सारे आपस में कनेक्टेड, लिंक्ड हैं, तो वो सारे जब आपस में लिंक्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे? तो दैट विल बी फॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। सो नाउ 15 क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं, कोई आपको छोड़ना नहीं है। सेक्शन बी सीएस के स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है। और जो सेक्शन सी हमें नीचे सेक्शन बी में जो B1 है ये, और ये जो B2 मिलेगा सेक्शन हमें, वो है आईपी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। अभी हम किसके लिए बना रहे हैं? हम सीएस के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। तो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सेक्शन B1 है, और इस B1 में टोटल 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 सवालों का जवाब देना है, यानी कि 10 आपके पास ऑप्शनल हैं कि आप छोड़ सकते हैं। तो 10 आपको जो समझ में नहीं आया वही छोड़िएगा। आराम से मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बड़े आराम से आप जो है वो बना सकते हैं 25 क्वेश्चन। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इनटू पाइथन प्रोग्राम, यानी स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस जो होते हैं वो अपने आप पाइथन में इंपोर्ट कर लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पहला ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस होते हैं जो खुद ही खुद इंपोर्ट हो जाते हैं, खुद ही खुद आ जाते हैं, आपको उनको एक अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सो 16th का ए इज द राइट आंसर। 17th, which of the following is not a standard exception in Python? स्टैंडर्ड एक्सेप्शन इनमें से कौन सा नहीं है पाइथन में? ठीक है, देखिए नेम एरर है, नेम में प्रॉब्लम आती है, इनपुट आउटपुट एरर है, वैल्यू एरर है, असाइनमेंट एरर नाम का कोई एरर होता ही नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड एक्सेप्शन इज, एक्सेप्शन जो होता है वो पाइथन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। एक्सेप्शन इज व्हाट? एक्सेप्शन हमारे पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना होगा अच्छे से। वैसे अगर आपने सिर्फ सैंपल पेपर भी कर लिया तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर लोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। डैश एक्सेप्शंस आर रेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरर इन ओपनिंग अ पर्टिकुलर फाइल, यानी कौन सा एक्सेप्शन आता है जब किसी फाइल को ओपन हम करते हैं तब प्रॉब्लम हो? तो दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट एरर, आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर। क्यों? क्योंकि अब यहां देखिए एक्सेप्शन आर रेज्ड रिजल्ट ऑफ एरर इन ओपनिंग अ पर्टिकुलर फाइल, तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी तरह के एरर्स होते हैं दैट इज एनकाउंटर इन विच वन? दैट इज एनकाउंटर इन ओपनिंग अ पर्टिकुलर फाइल।
गॉट इट? नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स विल एग्जीक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट? एक्सेप्शन है या एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान समझिएगा। अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और एक्सेप्शन है या नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लॉक कौन सा होता है? फाइनली ब्लॉक होता है। कि एक्सेप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा 100%। नाउ लेट्स मूव टू द 21st क्वेश्चन। क्या कहता है? बिल्ट इन मेथड ऑफ लिस्ट टू ऐड एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, यानी टू द स्टैक, यानी कि स्टैक में कोई एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, हमने स्टैक की प्रोग्रामिंग में देखा हुआ है कि वी यूज विच मेथड? वी यूज अपेंड मेथड। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइंग टू पॉप एन एलिमेंट, आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, स्टैक से आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, लेकिन स्टैक एम्प्टी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी टेल इट इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब है ही नहीं डेटा और आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो या डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। अगर डेटा नहीं है और फिर भी कोई एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो, उसको हम लोग अंडरफ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द नोटेशन। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स तीनों में से किसी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर वुड बी व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज और आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पहला कहता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट। करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम लिंक लिस्ट नहीं पढ़े हो, भले हमारे सिलेबस में नहीं हो, लेकिन हम लिस्ट के जरिए और लिंक लिस्ट के जरिए, इन दोनों के जरिए हम क्या कर सकते हैं? स्टैक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो गलत बताना, गलत कौन सा है? बी क्या कहता है? न्यू नोड कैन बी एडेड ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि सिर्फ जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे ही नया नोड को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर स्टैक की बात है तो सिर्फ टॉप पे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, केवल सिर्फ एक टॉप पे नहीं, सबसे ऊपर वाले में ही जाएगा डेटा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या होता है, अगर ये यहाँ पे 5 है तो इसके ऊपर ही तो 10 आएगा, इसके ऊपर ही तो 15 आएगा, है कि नहीं? तो यानी कि सिर्फ टॉप पे कर सकते हैं। तीसरा क्या कहता है? स्टैक इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं, यही गलत है। स्टैक जो है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट, FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस पैटर्न पे काम करता है। सो थर्ड C will be the right answer. Okay, now main operations in queue are called. तो ऑब्वियस सी बात है, क्यू में जो ऑपरेशंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? इंसर्शन होंगे और डिलीशन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट को इंसर्ट करना, एलिमेंट को डिलीट करना, यही हमारे क्यू का क्या होगा? ऑपरेशन होगा। लेकिन याद रखिएगा, इंसर्शन ऑपरेशन को NQ कहते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में NQ ऑप्शन होता, भले ही नहीं है वो अलग बात है। और डिलीशन ऑप्शन को क्यू में DQ कहते हैं। तो NQ मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना, DQ मतलब एलिमेंट को डिलीट करना। किसमें? क्यू में। जैसे कि स्टैक में क्या होता है? पुश का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना। ये नोमेनक्लेचर है, नाम दिया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। द वर्स्ट केस अकर इन लीनियर सर्च एल्गोरिथम व्हेन, यानी कि वर्स्ट केस, सबसे बेकार केस क्या होगा? तो मैंने बताया हुआ आपको पहले भी कि बेकार केस तब होता है, देखो जब सबसे पहले मिल गया, हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो सबसे पहले मिल गया, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस। यानी वो सबसे पहले मिल गया, मतलब जो एलिमेंट हम सर्च करने के पहला एलिमेंट ही हमें मिल गया जो हम ढूंढ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस। दूसरा होता है एवरेज केस। एवरेज केस का मतलब हुआ कि फर्स्ट में नहीं मिला, लास्ट में नहीं मिला, इन बिटवीन कहीं मिला, दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। और सबसे होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है कि सबसे लास्ट में मिला या मिला ही नहीं। एक तो हो गया कि सबसे लास्ट में मिला और दूसरा क्या हुआ कि मिला ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस। तो अब देख लीजिए इनमें से कौन सा है। तो आइटम इज द लास्ट एलिमेंट इन द एरे और आइटम इज नॉट देयर एट ऑल, बिल्कुल सही बात है। यानी हमारा जो एलिमेंट हम जो सर्च कर रहे हैं वो क्या है? दैट एलिमेंट इज लास्ट, यानी वो एलिमेंट लास्ट में आया है या आया ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी शॉर्टेड इज स्मॉल, अगर हमारे पास जो मिले हैं नंबर्स काफी छोटे हैं, मतलब 10-15 इतने नंबर हैं, देन डैश शॉर्टिंग कैन बी एफिशिएंट।
तो इनमें से कौन सा शॉर्टिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारे पास नंबर्स कम हो शॉर्टिंग करने के लिए, तो जिस शॉर्टिंग मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिलेक्शन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, डैश इज पुटिंग एन एलिमेंट इन द एप्रोप्रिएट प्लेस इन अ शॉर्टेड लिस्ट, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है, हर एलिमेंट को उठाता है, उसके बाद उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे डालने के बाद ही उसको छोड़ता है। ये इंसर्शन शॉर्ट का वर्किंग मैकेनिज्म होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि डैश इज पुटिंग एन एलिमेंट इन द एप्रोप्रिएट प्लेस, यानी इंसर्शन शॉर्ट जो होता है वो एक तरीका है जिसमें हम एलिमेंट को उसके एप्रोप्रिएट प्लेस पे रखते हैं। ठीक है। 29th क्वेश्चन, डैश इज रीअरेंजिंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर आउट ऑफ ऑर्डर अंटिल नो सच पेयर रिमेन्स, यानी इनमें से कौन सा होता है जो अरेंजमेंट करता है। तो पेयर्स का अरेंजमेंट अगर आप देखो, दो ऑप्शंस अगर होते हैं, एक तो होगा सिलेक्शन शॉर्ट और दूसरा बबल शॉर्ट भी आंसर आपका हो सकता था, क्योंकि इसी में दो एलिमेंट लेते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट में फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, फर्स्ट को फिफ्थ के साथ, तो पेयर हो गया। वैसे ही बबल शॉट में भी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ। तो अगर आपके ऑप्शंस में सिलेक्शन है तो सिलेक्शन लगा दीजिएगा, अगर सिलेक्शन के बदले बबल होता तो बबल भी लगा दीजिएगा। अब आप पूछ सकते हैं सर दोनों होता तो दोनों नहीं देगा ऑप्शन, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही पेयर्स पे काम करते हैं। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज डिवाइड एंड कंकर। तो मर्ज शॉर्ट जो होता है, देखिए दो शॉर्टिंग, एक मर्ज शॉर्ट और एक और शॉर्ट होता है क्विक शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट और एक और शॉर्ट होता है, इसका नाम होता है क्विक शॉर्ट। ये जो होते हैं वो डिवाइड एंड कंकर, यानी फूट डालो और शासन करो, जो कि हमारे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, उसके पैटर्न पे वर्क करते हैं। नाउ 31st क्वेश्चन, डैश शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन n इज स्मॉल वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कौन से शॉर्टिंग एलिमेंट का आप यूज करते हैं। ठीक है, डैश शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड when n is small where n is total number of elements। तो देखिए अभी सेम क्वेश्चन हमने यहाँ किया था, है ना, कहाँ गया, यस, इफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड इज स्मॉल, तो हमने उस समय हमने सिलेक्शन सॉर्ट कर दिया था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आ रहा है, डैश सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन n इज स्मॉल, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में जो है वो सिलेक्शन शॉर्ट नहीं मिल रहा है। देन इन दैट केस आपको सिलेक्शन शॉर्ट के अलावा दूसरा आंसर क्या है वो आपको बताना है, राइट। तो पहला जो आपका आंसर होता है वो होता है, हमेशा याद रखिएगा जब भी ऑप्शन हो तो सिलेक्शन शॉर्ट होगा, और सिलेक्शन शॉर्ट के बाद कम एलिमेंट्स के लिए हम किसको यूज करेंगे, इंसर्शन शॉर्ट को यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमेशा आप सिलेक्शन शॉर्ट को देंगे, दूसरा ऑप्शन हमेशा इंसर्शन शॉर्ट को देंगे, इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब आइए फिर से आते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, और फिर यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, मोड पूछ रहा है, और शायद एक और क्वेश्चन होनी चाहिए 32, 33 एंड 34। ठीक है, मीडियन यहाँ पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप सब मैथमेटिक्स के मैक्सिमम स्टूडेंट्स सीएस के मैथमेटिक्स के होते हैं, तो 32 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर और 34 क्वेश्चन नंबर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और एक एक लाइन देख रहे होंगे तो अभी तक आप देखा होगा। और आप अब आपका ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि 32 का जो राइट ऑप्शन है वो बताइए, 33 का जो राइट आंसर है वो बताइए, और 34 का जो राइट आंसर है वो बताइए, तीनों निकाल के, और ऐसे ही लिखिएगा 32 डैश जो भी आपका आंसर हो, 33 डैश जो भी हो, 34 डैश जो भी हो। मैं आपको कुछ दिनों बाद, मतलब ऑब्वियसली बात एग्जाम से पहले पिन करके आंसर दे दूंगा, यानी कमेंट में मैसेज आंसर पिन कर दूंगा ताकि आपको आंसर इसका पता चल जाए। बट आप पहले खुद से इसको निकालिए कि आप निकाल पाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपके हवाले, ठीक है। अब 35th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस एवरी ट्यूपल्स डिवाइडेड इनटू द फील्ड्स आर नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मेरे हिसाब से गलत क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं बनता है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस, एक रिलेशनल डेटाबेस में एवरी ट्यूपल्स, हर एक ट्यूपल डिवाइडेड इनटू, वो डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड इनटू फील्ड्स, डिवाइडेड इनटू द फील्ड्स आर नोन एज, मतलब फील्ड्स में डिवाइडेड होते हैं एवरी ट्यूपल, ठीक है। उनको क्वेरीज कहते हैं, उनको डोमेन्स कहते हैं, उनको
रिलेशंस कहते हैं उनको, ऑल ऑफ द, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अनक्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही छोड़ना है। जो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ने के आपको परमिशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टीसीएल, टीसीएल तो आपको बताया था मैंने, तीन तरह के डेटाबेस कमांड तीन तरह के होते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो देखिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, और नंबर ऑफ रोज को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी कहते हैं। व्हाट वी टेल इट, नंबर ऑफ रोज इज व्हाट, कार्डिनैलिटी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। What is true about the following SQL statement? Select star from table 1. Invalid, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है, select star from table name. Display contents of table 1, बिल्कुल यही सही है, यानी कि जो भी कंटेंट होगा टेबल 1 में उसको सारे के सारे कंटेंट को क्या कर देगा, ये शो कर देगा, बिल्कुल सही, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 39। A table customer contains 5 rows and 4 columns, यानी 5 रोज है एंड 4 कॉलम्स है एक टेबल में, ठीक है। मतलब आपका जो टेबल बनेगा उसमें 5 रोज और 4 कॉलम्स है, और दूसरे टेबल में कहते हैं एंड अनदर टेबल आइटम कंटेन्स 15 रोज एंड 6 कॉलम्स। व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं तो जितना रोज पहले वाले टेबल में है और जितना रोज दूसरे वाले टेबल में है वो होता है टोटल नंबर ऑफ रोज इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर 5 रो पहले वाले टेबल में, देखिए टेबल 1 में कितने रोज हैं, टेबल 1 में 5 रो हैं, ठीक है, और टेबल 2 में कितने रोज हैं, 15 है, ठीक है। तो हर एक इनमें से हर एक रो का जो कॉम्बिनेशन है वो 15 के 15 रो के साथ बनेगा, यानी कि टोटल 15 5 जा 75, यानी टोटल रोज जो बनेंगे वो 75 बनेंगे। पहली चीज 75। अब ये पहला तो हो गया, यानी ये दोनों खत्म हो गए, पहले ही खत्म हो गए दोनों। अब आता है कि पहले क्या पूछता है कि डिग्री, देखिए क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। तो ये तो कार्डिनैलिटी हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ रोज, और क्योंकि हमारा आंसर अभी हम आगे देखते हैं, हो सकता है कि क्योंकि 75 तो कहीं है ही नहीं ना, बात समझ रहे हैं, 75 तो कहीं है ही नहीं। अगर इसने पहले पूछा कि व्हाट विल द डिग्री, तो पहले में डिग्री निकालनी है, ठीक है, फिर कार्डिनैलिटी निकालनी है, तो कार्डिनैलिटी तो 75 निकल गया, लेकिन कार्डिनैलिटी की जगह पे 75 में कोई नहीं है, इसका मतलब इसने आंसर से उल्टा पलटा दे दिया, यानी पहले इसने कार्डिनैलिटी दिया है तब इसने डिग्री दिया, इसलिए 75 पहले है, तो इसलिए मैंने मान लिया बी और सी सही है। वैसे हिसाबन देखा जाए तो अगर पहले इसने डिग्री बोला है तो डिग्री बोल का आंसर देना चाहिए था उसको, तब उसने कार्डिनैलिटी बोला है तो कार्डिनैलिटी का आंसर देना चाहिए। तो डिग्री, अब डिग्री क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है और यहाँ पे 6 कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम प्लस हो जाते हैं क्योंकि इसके चारों उसके 6 के साथ कॉम्बिनेशन होता है, टोटल 10 हो जाते हैं, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, तो दिस इज द राइट आंसर। हालांकि राइट आंसर क्या होना चाहिए था 10,75, क्यों, क्योंकि पहले इसने क्या पूछा डिग्री, फिर क्या पूछा कार्डिनैलिटी, लेकिन इसमें नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो आपको 10 और यही वाला मानना पड़ेगा, पहले आपने कार्डिनैलिटी बता दिया फिर आपने डिग्री बता दिया। ये सब टेक्निकलिटीज होती है क्वेश्चंस में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, जो आपकी कॉलम होती है, जिस कॉलम पे आप ग्रुप बाय करते हैं, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, तो एक जैसे वैल्यूज को कंबाइन करता है। तो ग्रुप बाय डेटा, ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है, पहला ही आंसर सही है कि जो डेटा जो है वो क्या करता है, ग्रुप बाय करता है, किसके बेस पे, कॉलम में जो वैल्यूज होंगी उसके बेस पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 41 क्वेश्चन। कहता है विच क्लॉज इज सिमिलर टू द हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज मतलब कंडीशन लगाना, और हैविंग क्लॉज मल्टीपल रूल्स पे कंडीशन लगाता है। हैविंग क्लॉज क्या करता है, मल्टीपल रूल्स पे कंडीशन लगाता है, और ठीक वैसे ही वेयर क्लॉज भी कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है, लेकिन वेयर क्लॉज सिंगल रो पे कंडीशन लगाता है, लेकिन दोनों में कंडीशन ही लगाने का काम होता है, इसलिए दोनों को समहाउ आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशंस लगाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन MySQL, यानी MySQL में हैविंग क्लॉज का क्या मतलब है। तो देखिए हैविंग का मतलब क्या हुआ, आपने जो है ग्रुप बाय कर लिया, ग्रुप बाय के बेस पे आपने कॉलम वाइज डेटा को एक जैसे कर लिया।
अब उससे एसोसिएटेड रोज को निकालना यानी कि फिल्टर करना रो को हैविंग का काम है। तो फिल्टर टू फिल्टर आउट द रो वैल्यूज, बिल्कुल सही है, यानी कि रो वैल्यू रो को फिल्टर आउट करता है, मल्टीपल रोज को, क्योंकि ग्रुप बाय करने से आपने एक जैसे बहुत सारे रो को क्या कर लिया, एक साथ कंबाइन कर लिया, और हैविंग उन्हीं पे तो कंडीशन लगाता है, मल्टीपल रोज पे कंडीशन लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, हैविंग को यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए 42 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, काउंट कीवर्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी इन MySQL? एग्रीगेट फंक्शन। हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ 5 एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ने हैं, याद कर लीजिए। पहला फंक्शन जो पढ़ना है वो मैक्स फंक्शन है, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है वो मिन फंक्शन है। तीसरा जो पढ़ना है वो एवीजी फंक्शन है। चौथा जो पढ़ना है वो काउंट फंक्शन है। और पांचवा जो पढ़ना है वो है काउंट स्टार, ठीक है। ये 5 हमारे को क्या करने हैं, फंक्शन पढ़ने हैं। एक सम फंक्शन, ये सम SUM सम। तो ये 6 जो फंक्शंस हैं ये सारे ग्रुप बाय सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शंस किसको कहते हैं, तो वो सारे फंक्शंस जो एक बार में एक से ज्यादा रो पे वर्क को परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप और एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैक्स की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको पता करना है कि किसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, तो क्या आप एक रो को देख के बता पाएंगे कि किसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? नहीं, आपको सारे के सारे रोज को देख के बताना पड़ेगा, है ना, कि कौन किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो क्या आपने एक से ज्यादा रो पे एक बार में काम किया? जी बिल्कुल, आपने एक से ज्यादा रो पे एक बार काम किया, तो दैट इज कॉल्ड विच वन, एग्रीगेट फंक्शंस। नेक्स्ट है 44, क्या कहता है, विच क्लॉज इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन? हमेशा याद कीजिएगा, आप एग्रीगेट फंक्शन जब भी यूज करते हैं, मल्टीपल रोज पे काम करते हैं, मल्टीपल रोज पे काम करने के लिए आप जो है वो ग्रुप बाय को यूज करते हैं। अगर आप एक जैसे मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो हमेशा आप एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में मिलके बहुत, मतलब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन, देखिए दोनों अलग अलग है, टीसीपी अलग होता है, आईपी अलग होता है, लेकिन इन दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि इसको एक साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। अब टीसीपी और आईपी का फंक्शनैलिटी समझाएंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा फंक्शनैलिटी, चलिए समझ लीजिए। टीसीपी आईपी क्या करता है, देखिए मान लीजिए कोई एक बड़ा सा मैसेज है जिसको आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भेजना है ना। तो टीसीपी क्या करता है, टीसीपी ये करता है कि इस बड़े से मैसेज को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और हर एक मैसेज के पास रिसीवर का, मतलब जहां इसको जाना है उसका आईपी एड्रेस होता है, यानी बी का आईपी एड्रेस हर एक पैकेट के साथ होगा। ये छोटे छोटे जो पैकेट्स बनाए हैं ना, ठीक है, मतलब एक साथ पूरे डेटा को भेजने से अच्छा है ये कहता है कि छोटे 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 पैकेट्स में भेजेंगे। आपने बेसिकली अपने लाइफ में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल किया होगा, आप देखते हैं 1%, 2%, 3%, ऐसे करते 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 100% तक जाता है। यानी कि इस बड़े से मैसेज को टीसीपी क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है, और हर एक पार्ट को, हर एक पैकेट को रिसीवर का आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, ताकि हर एक पार्ट को पता रहे कि इसको कहां जाना है। साथ ही साथ सीक्वेंसिंग भी कर देता है। इसकी सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया जब इस बड़े से मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा है, तो जब ये मैसेज पहुंचा दिया जाएगा तो पहुंचने के बाद तो फिर से ये छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, इनको रीअरेंज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक्चुअल फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। फिर से सब सारा जो छोटा छोटा पैकेट है उसको मिला के आपको फिर से तो ओरिजिनल मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो यही, यानी कि 2 चीजें करता है टीसीपी, आपके बड़े से मैसेज को छोटे 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 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, और उनके हर एक पार्ट में, हर एक पैकेट के पास रिसीवर का आईपी एड्रेस रहता है, और दूसरा इसकी अपनी सीक्वेंसिंग भी रहती है। बस उसके बाद अब क्या होता है, टीसीपी ने कहा मैंने अपना काम कर दिया, अब आईपी क्या करता है, ए से लेके बी तक कैसे ये सारे छोटे छोटे पैकेट्स ए से बी तक पहुंचेंगे, ये पहुंचाने का काम करता है। यानी एक्चुअल वायर पे ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगा ए से लेके बी तक, ये जिम्मेदारी आईपी की होती है, और आईपी इन सारे मैसेजेस को जहां पहुंचना था वहां पहुंचा देता है। अब जब ये मैसेजेस जहां पहुंचने थे पहुंच गए, लेकिन ये तो छोटे छोटे पैकेट्स में है, फिर से टीसीपी जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और इन सारे छोटे छोटे मैसेजेस को क्लब करके सीक्वेंसिंग उसने की थी उसके आधार पर क्लब करके फिर से आपको बड़ा मैसेज, होल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज क्रिएट कर देता है। So by this way TCP and IP both performs their work. So this is called TCP/IP protocol का functionality. Got it? For 46वां question, 46th question. Software programs that allows you to legally copy files and give them away at no
कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मतलब आप कहते हो कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसको डाउनलोड करो, किसी को भी देना दे दो, पैसा वैसा की जरूरत नहीं है और लीगल कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। उनको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्री टू ऑल, आप इसको डाउनलोड करो, यूज करो, आप अपने फ्रेंड को दो, किसी को दो, यू कैन गिव इट टू मी। नेक्स्ट एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी इज द राइट आंसर फॉर एफटीपी। 48 एट व्हाट स्पीड डज टेलीकम्प्यूटेड रेफर्स। देखिए टेली कंप्यूटिंग होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर है वो किस स्पीड पे होता है, तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड को हम बॉड रेट कहते हैं। वी टेल इट व्हाट? बॉड रेट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार है, बस है, रिंग है, पीयर टू पीयर जो है वो एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, the maximum length in bytes of an IPv4 datagram is। याद रखिएगा, ये मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है, मैक्सिमम लेंथ में कंफ्यूज मत होइएगा, और कितने बिट्स पे ये काम करता है ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब ये पूछे क्वेश्चन कि IPv4 कितने बिट्स के इंफॉर्मेशन को एक बार में ट्रांसफर कर सकता है, देन द आंसर विल बी 32 बिट के इंफॉर्मेशन को। लेकिन जब ये मैक्सिमम लेंथ की बात करता है कि IPv4 डेटाग्राम का मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो मैक्सिमम लेंथ इज 65,535। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस सीएस के। 50 के 50 हमने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब सेक्शन बी जो है वो आईपी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा अगर उनकी डिमांड आती है तो। फिलहाल हमने कर लिया सारा का सारा CUET के सिलेबस कवर, और ये था हमारा सेकंड सैंपल पेपर। ठीक इसके बाद एक और सैंपल पेपर आएगा, दैट विल बी थर्ड। मेरा टारगेट है कि मैं आपको आपके एग्जाम के पहले कम से कम 5 सैंपल पेपर्स करा दूं, ताकि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछ सकते हैं CS सब्जेक्ट से, वो बड़े आसानी से आप पकड़ ले, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।